नमस्कार दोस्तों, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने ज्योग्राफी के तीनों चैप्टर अच्छे से कर लिए होंगे। आज हम 9th क्लास इकोनॉमिक्स से लेसन 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पालमपुर गाँव की कहानी। जैसे कि आपको पता है कि कक्षा 8 में आपके पास ये सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स पार्ट नहीं था। कक्षा 9 और कक्षा 10 में यह एसएसटी में इंक्लूड रहेगा। यह पार्ट इकोनॉमिक्स में हम किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम आर्थिक गतिविधियों में यानी उस देश में को लोग क्या क्या काम धंधे करते हैं, उनके मुख्य क्रियाएं क्या हैं, तो ऐसे संबंध में हम सबसे पहले पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि भी किसी भी देश में कोई भी उत्पादन करना हो, किसी चीज़ का उत्पादन अगर करना हो तो उसके कारक कौन कौन से होते हैं, ये हम पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम पालमपुर गांव की कहानी में पालमपुर गांव की बैकग्राउंड जान लेते हैं कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव दिया गया है अध्याय में। वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि बताया गया है, यानी कृषि है कि वहाँ के लोग, जैसे कि हमारे ज़्यादातर गांव में लोग कृषि पर ही आधारित हैं या कृषि उनका मुख्य आजीविका का साधन है। उसके बाद वहाँ पर स्कूल की व्यवस्था है, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए पीएचसी है, आप जानते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर। उसके बाद बिजली की सुविधा है, जैसा आप जानते हैं कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी हो गई है, जिसकी सहायता से आप बहुत से काम धंधे शुरू कर सकते हैं, चला सकते हैं। उसके बाद गांव में जो भूमि है वो कैसे बांटी गई है। 450 परिवार पालमपुर गांव में बताए गए हैं, जिनमें 150 परिवार तो भूमिहीन है और ज़्यादातर दलित लोग हैं, और 240 जो परिवार हैं वो मध्यम किसानी यानी मध्यम खेती करते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उन्हें मध्यम किसान के वर्ग में रखा गया है। उसके बाद बाकी जो भूमि रह गई वो बड़े अमीर लोगों के उच्च परिवारों के पास है। उसके बाद वहाँ का मुख्य कार्य आपने जाना कृषि है। तो जैसे कि कृषि का हम उदाहरण लेते हैं, हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन हम कृषि का उदाहरण लेते हुए जान रहे हैं भाई कोई भी हमें उत्पादन करना हो, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना हो, तो उसके लिए कुछ कारकों, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन कारकों को क्या कहा जाता है? उत्पादन के कारक कहा जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। यानी उत्पादन करने के लिए जिन जिन कारकों की ज़रूरत होती है उन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया। उसके बाद उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, कौन से कारक चाहिए होते हैं? 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं: भूमि, पूंजी, मानव पूंजी और श्रम। ये अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये 2 बार पूंजी कैसे लिखी है और दोनों पूंजियों के अर्थ में क्या अंतर है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। आई होप कि आपके माइंड में क्वेश्चन आना वाजिब है, लेकिन उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि ये पूंजी क्या है और मानव पूंजी क्या है, क्योंकि आपने पहले इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं जाना है। उसके बाद पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य कार्य कृषि है। कृषि के लिए वो उत्पादन के 4 कारकों का सहायता लेते हैं, जिसके बारे में अभी आपने जाना। उसके बाद वहाँ के लोग कुछ गैर कृषि कार्य भी करते हैं, यानी कृषि के अलावा जो कार्य किए जाते हैं उन्हें गैर कृषि कार्य कहते हैं। आप अपने गांव या अपने शहर की, अपने आसपास के देखेंगे कि लोग कृषि के अलावा क्या कार्य करते हैं, तुलना कीजिएगा ताकि आपको माइंड में आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जैसे कि वहाँ के लोग लघु विनिर्माण, जैसे आपने विनिर्माण यानी उद्योग एक लेसन के बारे में कक्षा 8 ज्योग्राफी में जाना था। यानी विनिर्माण का मतलब क्या होता है? उद्योग, यानी छोटे छोटे उद्योग धंधे उन्होंने लगा रखे हैं। उसके अलावा वो परिवहन का कार्य है, यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन में भी जुड़े हुए हैं, यानी कोई अपना खुद का साधन लिए हुए है या कोई दूसरे की टैक्सीज वगैरह चला रहा है, यानी परिवहन के साधन। उसके बाद दुकानदारी वगैरह उनका अलग से यानी गैर कृषि कार्य हैं। उसके बाद अब हम उत्पादन के कारकों को एक एक करके पालमपुर गांव की कहानी के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, ताकि हमारे माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, आपने पूंजी के बारे में पढ़ा था, 2 प्रकार की पूंजी बताई गई थी, पूंजी और मानव पूंजी। अब उसी पूंजी को भौतिक पूंजी कहा जाता है। अब भौतिक वस्तुओं के बारे में आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा, यानी जिन्हें हम देख छू सकते हैं, तो भौतिक पूंजी है वो। भौतिक पूंजी 2 प्रकार की होती है।
एक स्थायी पूंजी होती है, एक अस्थायी, यानी फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब हम जानेंगे कि स्थायी पूंजी क्या होती है। स्थायी पूंजी ऐसे साधन होते हैं, यानी हम कोई भी, यानी मान लो हम कृषि कर रहे हैं, उसमें स्थायी पूंजी कौन सी है? जिन साधनों में हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उस पूंजी को हम स्थायी पूंजी कहते हैं। मान लीजिए आप ही जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप एक खेती करने वाले हैं, तो आपने अपनी खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदा है, भवन खरीदा है या भवन बनाया है। ट्रैक्टर की छोड़िए, ट्रैक्टर तो खेती के लिए, भवन मान लो आपने एक इंडस्ट्री लगाई है, उसके लिए भवन बनाया है, आपने कोई स्कूल खोला, उसके लिए भवन बनाया है। यानी जिन वस्तुओं के लिए हम लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी कहते हैं। आई होप कि आपको उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद अस्थायी पूंजी। अस्थायी पूंजी कच्चा माल और नगद मुद्रा अस्थायी पूंजी में आते हैं। कच्चा माल जैसे कि हमने जाना, हम खेती में बीज लाते हैं, वो कच्चा माल ही तो है। उसके लिए खाद लाते हैं, क्योंकि कच्चा माल मतलब जिससे हम बाद में तैयार प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट तैयार करेंगे, तैयार माल पैदा करेंगे। जैसे कि आपने कोई कापी उद्योग लगा रखा है, उस कापी उद्योग में आप कच्चा माल लुगदी वगैरह लाएंगे, जिससे हम कागज़ बनाएंगे, वो क्या है? कच्चा माल। और हमारे हाथ में कैश इन हैंड जो होता है, वो अस्थायी पूंजी होता है, जो कि एक बार समाप्त हो जाता है, फिर हमें उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर समाप्त हो जाता है, फिर व्यवस्था करनी पड़ती है। इस प्रकार की पूंजी को अस्थायी पूंजी कहा गया है। आई होप कि आपको स्थायी और अस्थायी पूंजी का जो कंसेप्ट है समझ आया होगा। उसके बाद पालमपुर गांव में खेती। अब आपको पता ही है कि उनका मुख्य कार्य खेती ही है, तो वहाँ पर 75% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, जैसा कि भारत में भी है। उसके बाद जनसंख्या तो बढ़ रही है, पालमपुर की हो या भारत की हो या आपके गांव की शहर की हो, तो लेकिन भूमि वही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि भूमि तो वही है और उत्पादन पर बढ़ाने पर हमारा दबाव है कि जनसंख्या का पेट भरना है और हमें कमाना भी है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो हम देखते हैं कि क्या भूमि के उसी भाग पर हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि क्या उसी भूमि से पैदावार करने का कोई तरीका है? जी हाँ, तरीका है। उसके बारे में अध्याय में बताया गया है कि हम खरीफ और रबी के साथ बीज की फसल भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने अब देखा है कि लोगों ने जवार वगैरह, ककड़ी, खीरा वगैरह उगा रखा था, उसके बाद अब धान लगाएंगे, उसके बाद धान के बाद जो भी उनको गेहूं वगैरह, सरसों वगैरह उगानी होगी वो उगा लेंगे। यानी एक साल में 3-3 फसलें। तो अब हम जानेंगे कि एक साल में 3-3 फसलें लेने को क्या कहा गया है। ऐसी विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहा गया है, मल्टी क्रॉपिंग कहा गया है। तो देखिए एक वर्ष में 2 से ज़्यादा, हम जो बरानी इलाके हैं वहाँ पर तो 1 से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा, क्योंकि 2 तो आजकल जनसंख्या का दबाव इतना है, 2 तो लेते ही लेते हैं फसल। 2 से ज़्यादा फसलों को उगाना क्या कहलाता है? बहुविध फसल प्रणाली। अब आप कहेंगे सर 2 से ज़्यादा फसल उगा तो ले, अब पानी की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। तो पानी की व्यवस्था कैसी है, सिंचाई की व्यवस्था कैसी है, उस पर निर्भर करता है। तो पालमपुर गांव में हमने जाना कि बिजली है तो पानी की व्यवस्था हो जाएगी, ट्यूबवेल चलेंगे। तो क्या किया गया है, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, किसान उससे ट्यूबवेल चलाते हैं, उससे वो बहुविध फसल प्रणाली अपनाते हैं। बहुविध फसल प्रणाली से उनको ज़्यादा पैदावार होती है, उनका उत्पादन बढ़ता है और उससे उनकी आमदनी बढ़ती है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि यदि भूमि के उसी टुकड़े पर उत्पादन बढ़ाना है तो क्या करना होगा। ज़्यादा फसलें उगानी होंगी, जिसे बहुविध फसल प्रणाली कहा गया है। उसके लिए सिंचाई व्यवस्था करनी होगी, सिंचाई व्यवस्था से हम बहुविध फसल प्रणाली को अच्छे से कामयाब बना सकते हैं। उसके बाद उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च उत्पादन किस्में भी चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ भी चाहिए, जैसे जिसे हम आजकल हाइब्रिड बीज बोल रहे हैं। तो ऐसी वैरायटीज चाहिए जिससे कि हम उसी टुकड़े पर ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, भूमि के टुकड़े पर। तो उच्च उत्पादन किस्मों की सहायता से पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। अब बात आती है कि ये उच्च उत्पादन किस्में आई कहाँ से, भारत में कहाँ से आई और क्या इनका इतिहास कहता है। इतिहास कहता है कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने साइंस में जाना होगा कि हरित क्रांति ने भारत को उच्च उत्पादन किस्में उपलब्ध करवाई हैं।
जिसकी वजह से भारत में गेहूं और चावल की उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी, जिसके बारे में हमने जाना था, साइंस में भी जाना था। उसके बाद क्या भूमि यह धारण कर पाएगी कि हम बहुविध फसल प्रणाली अपना रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग में अपना रहे हैं, आधुनिक तकनीकें अपना रहे हैं, रासायनिक खादों का ढेर उपयोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा अति सिंचाई कर रहे हैं, यानी हमारे पास ट्यूबवेल है जैसे पालमपुर में है, ज़्यादा सिंचाई से भूमि लवणीय हो रही है, क्षारीय हो रही है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, तो क्या भूमि धारण कर पाएगी? तो देखिए, आधुनिक तकनीक के लिए भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आधुनिक कृषि में इससे रासायनिक खादों कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ रहा है, फसल चक्र प्रभावित यानी क्रॉप रोटेशन नहीं हो रही है, इससे यह भूमि सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि धीरे धीरे भूमि बंजर हो जाएगी यदि हम ऐसा ही तरीका पालमपुर जैसा अपनाते रहे तो। और अपनाना जरूरी भी हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भूमि वही है। ऐसे में क्या हो जाएगा, भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए हमें सोच समझकर भूमि संसाधन का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जाते जाते रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने जाना पालमपुर गांव के बैकग्राउंड के बारे में, उसके बाद जाना कि कोई भी उत्पादन अगर किसी अर्थव्यवस्था में किया जाए तो उसके लिए उत्पादन के कारकों की ज़रूरत होती है। उत्पादन के कारक कौन कौन से, हमने 4 मुख्य कारकों में भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी और श्रम के बारे में जाना है। उसके बाद जाना कि जो भौतिक पूंजी होती है वो 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी पूंजी होती है। उसके बाद हमने जाना कि पालमपुर गांव में कुछ क्रियाएं गैर कृषि भी होती है, यानी कृषि के अलावा भी लोग थोड़े बहुत और काम धंधे करते हैं। फिर हमने जाना कि पालमपुर गांव में भूमि तो वही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो क्या उस भूमि के टुकड़े पर यानी उस सीमित भूमि पर हम पैदावार बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, बढ़ा सकते हैं। हमने पढ़ा कि किन किन सहायता से यानी किन किन कारकों की मदद से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अंत में जाते जाते हमने पढ़ा कि क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। हमने जाना कि भूमि यह धारण नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग और बहुविध फसल प्रणाली अपना रहे हैं। उसके बाद हम कल अन्य कारकों के बारे में भी जानेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, सभी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा करके अपनी एसएसटी की तैयारी को मजबूत करें और अच्छे अंक पाएँ। क्योंकि आप जानते हैं कि एसएसटी हमारी जीके को भी मजबूत करती है, जो कि हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।